जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे लोग। और ये जो हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं लोग दरोगा सीरीज के तहत जो हम लोग चलाए थे, जो खान सर के बैच में दरोगा का पीडीएफ जो भी सब्जेक्ट का मिलता है उसका हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं लोग। तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे लोग मध्यकालीन भारत, जिसमें सबसे पहला लेसन है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो सबसे पहला लेसन का नाम क्या है? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण यानी कि दो आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किया गया। पहले थे अरब मुस्लिम आक्रमण और दूसरे थे तुर्की आक्रमण। अरब मुस्लिम आक्रमण के तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के तरफ से मोहम्मद बिन कासिम के तरफ से नेतृत्व किया गया था अरब मुस्लिम आक्रमण का। उसके बाद तुर्की मुस्लिम आक्रमण देखते हैं लोग, तो इसमें प्रमुख राजा कौन थे? तो महमूद गजनवी ने नेतृत्व किया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। पहला टॉपिक का नाम है भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला यहाँ पे सफल दिया है, पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी भारत पर आक्रमण हुए थे, लेकिन वह असफल हो गए थे। और जो मोहम्मद बिन कासिम था, यह इसके द्वारा सफल आक्रमण किया गया था भारत पर। इसने 712 में रावर के युद्ध में सिंध के राजा कौन था? दाहिर को पराजित कर दिया। राजा दाहिर चच का वंशज था। उस समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या आरो थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि सिंध की राजधानी उस समय क्या थी? राजा दाहिर जब शासन कर रहा था उस समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या आरो थी। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण फारसी ग्रंथ चचनामा या इसे फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है, नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना किसने किया है? तो अली अहमद ने किया। इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अबू मुआशिर ने किया। ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा है, अभी जो बीपीएससी का पीटी हुआ था, कि चचनामा जो ग्रंथ है उसकी अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अबू मुआशिर ने किया था। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ना कि राज्य का विस्तार। यानी कि जब यह आक्रमण किया था तो इस उद्देश्य से आक्रमण किया था कि भारत से धन दौलत लूटा जाए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, ना कि यहाँ पे राज्य का विस्तार करना। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान को जीत लिया। किसको जीत लिया? मुल्तान को जीत लिया। और यहाँ से उसे इतना अधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल-मंसूरा को बनाया। मोहम्मद बिन कासिम जो भी क्षेत्र जीता था उसकी राजधानी कहाँ बनाया था? तो अल-मंसूरा को बनाया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबवासियों ने अपनाया। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार पूरे यूरोप में किया। सर्वप्रथम अरबवासियों यानी कि मुस्लिमों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था। सबसे पहले किसने भारतीयों को हिंदू कहा था? तो अरबवासियों ने कहा था। और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ ही जजिया, जकात और खराज, यानी कि यह जो खराज था वह भू राजस्व कर था, नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। यह कैसा कर था? तो सुरक्षात्मक कर था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था। कितने लोगों को मुक्त रखा था इस कर से? तो 5 लोगों को। और इससे 5 लोगों में कौन लोग सम्मिलित थे? तो सबसे पहला बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत, यानी कि इन लोगों से जजिया कर नहीं वसूला जाता था। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया
औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया। नोट, एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब थे जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र मुगल बादशाह ऐसा कौन था जो जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था, तो वह औरंगजेब था। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह, इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, ने समाप्त किया। अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया था, तो मोहम्मद शाह ने समाप्त किया था। अरबों ने सिंध में ऊँट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती को प्रारंभ किया। अरबों ने सिंध में ऊँट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती को प्रारंभ किया। चचनामा ग्रंथ के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार, चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मुहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद है भारत पर तुर्क आक्रमण। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है हम लोग का, भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, तुर्कों को दिया जाता है। तुर्की चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति था जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। इनका उद्देश्य क्या था कि एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। अलाउद्दीन ने 932 ईस्वी में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य, गजनी साम्राज्य की स्थापना किया, जिसकी राजधानी गजनी थी। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है, यानी कि गजनी वंश को किस और नाम से जाना जाता है, यामनी वंश के भी नाम से जाना जाता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। कौन था, सुबुक्तगीन था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था, तो जयपाल शासन कर रहा था। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम था जो बाद में अलप्तगीन का दामाद बना। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया। उसके बाद देखते हैं लोग महमूद गजनवी को सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था। यह किसका पुत्र था, तो सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था, तो गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। सर हेनरी इलियट के अनुसार इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 यानी कि 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। यह भारत पर क्यों आक्रमण करता था, क्योंकि इसे मध्य एशिया में एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित करना था। इसने 1001 में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। उस समय इसकी राजधानी बहिंद थी। उस समय इसकी राजधानी क्या थी, तो बहिंद थी अथवा उदभांडपुर थी। इस समय वहाँ के शासक जयपाल थे। इस समय पंजाब के शासक कौन थे, जयपाल थे। जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया। जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने पर क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। महमूद गजनवी को बूत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहा जाता था। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से लेकर 1026 में सोमनाथ मंदिर, अभी एक वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सोमनाथ मंदिर है, पर आक्रमण था। और यह जो सोमनाथ मंदिर था यह एक शिव मंदिर था। कैसा मंदिर था, यह एक शिव मंदिर था। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। उस समय गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। महमूद गजनवी इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया तथा इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को यानी कि महमूद गजनवी को जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। फारूकी, उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वान गजनवी के दरबार में रहते थे। उत्बी ने किताबुल यामनी की रचना की थी। उत्बी ने महमूद गजनवी के आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दी है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। शाहनामा किसने लिखा है, तो फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है, शाहनामा है। जबकि अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद, इसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, लिखा।
यानी कि अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। पहला चरण अभी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब दूसरा चरण जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, महमूद गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी कर रहा था। तुर्क एक जनजाति थी। तुर्क क्या थी, तो एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था। इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम यानी कि शहाबुद्दीन था। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। इसे किस वंश का मोहम्मद कहा जाता है, तो गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। गौर वंश में जो प्रधान था उसका नाम शंस बनी था। मोहम्मद गौरी इसी वंश का शक्तिशाली शासक था। मोहम्मद गौरी गौर वंश का क्या था, तो सबसे शक्तिशाली शासक था। 1178 ईस्वी में इसने पाटन यानी कि अभी वर्तमान में पाटन कहाँ पे है, तो गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय मूल राज्य द्वितीय का शासन था, जो गौरी को बुरी तरह परास्त किया। इसने जो भीम द्वितीय था उसने क्या किया कि गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। जो यह पराजय थी यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी, अर्थात मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। इसने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को पराजित कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो अस्कंद था। और इसमें कौन पराजित हुआ था, तो मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। उसके बाद फिर होता है 1192, यह तराइन का द्वितीय युद्ध था। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दी। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में फिरोजाबाद यानी कि अभी वर्तमान नाम चंदावर कहाँ पे है, तो फिरोजाबाद, उसने कनौज के शासक जयचंद को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई थी। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे, 3 गुलाम थे। पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यालदोस था, तीसरा कुबाचा था। नोट पॉइंट देखते हैं लोग। भारत में कागज का उपयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। भारत में कागज का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ था, तो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद अगला लेसन शुरू होता है दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं लोग। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक के कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। और ये 5 वंश निम्न थे, यानी कि 5 वंश को देखते हैं लोग और उनका कार्यकाल क्या था उसको भी देखते हैं लोग। तो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। यह कब से कब तक शासन किया था, तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद है दूसरे नंबर का खिलजी वंश, ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद आता है तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था। चौथे क्रम के सैयद वंश थे। इनका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था। उसके बाद अंतिम थे दिल्ली सल्तनत के वंश से लोधी वंश, जिनका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। जबकि अंतिम वंश अफगान था। जो लोधी वंश था वह अफगान था। बाकी जो 4 थे ये तुर्क के, यानी कि इनका वंश क्या था, तो तुर्क थे।
अबे यहाँ पे कुछ ट्रिक दिए गए हैं, उसको याद करने का ट्रिक, जैसे वंश, वंश को याद करना है तो उसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाब से क्या हो जाएगा गुलाम वंश, यानी कि क्रमवार अगर याद करना है तो ये ट्रिक याद कर लेंगे लोग। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सौ से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोधी वंश। उसके बाद है इसके संस्थापक, यानी कि इन वंशों का संस्थापक कौन थे, उसका ट्रिक है ऐबक जल गया खीबों से। ऐबक का मतलब हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से हो गया जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद गया से हो गया गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। और सैयद वंश के संस्थापक खी से हो जाएगा खिजर खां थे, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। उसके बाद कार्यकाल देखते हैं लोग। कार्यकाल में ट्रिक है तुगलक सखी, तुगलक सखी ट्रिक है, तो तू से हो जाएगा तुगलक वंश, यह यानी कि तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे लंबा था और खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। तो इसी क्रमवार अनुसार देखते हैं लोग, तो सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा था, तुगलक वंश। उसके बाद गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद लोधी वंश, लोधी वंश के बाद सैयद वंश और खिलजी वंश, जिसमें सबसे पहला वंश देखते हैं लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इस वंश को इलबरी, ममलूक या दास कहा जाता है। इस वंश को इलबरी, ममलूक या दास कहा जाता है। इसमें सबसे पहले शासक इसके देखते हैं लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था। ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक 1206 में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसे बनाया था, लाहौर को बनाया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। ऐबक को यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए, बल्कि इन्होंने केवल मलिक के तथा सिपाह सलार की उपाधि धारण की। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया है, हातिम कहा गया है। ये लाखों में दान देते थे। अपनी असीम उदारता के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें लाख बख्श भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम और लाख बख्श भी कहा जाता है। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता है। इनके दरबार में मिनहाजुस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकाते नासिरी पुस्तक लिखी। इनके दरबार में हसन निजामी भी थे, जिन्होंने ताजुल नासिर पुस्तक लिखी। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। इंडो इस्लामी कला का सबसे पहला उदाहरण कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। इंडो इस्लामिक की कला का सबसे पहला उदाहरण किस मस्जिद में मिलता है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे, बख्तियार काकी थे। कुतुब मीनार बख्तियार काकी के याद में ऐबक द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार किसके याद में बनवाया गया था, तो बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का सहायक सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी था। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इसका मकबरा कहाँ पे है, तो लाहौर में है। उसके बाद दूसरा वंश से शुरू होता है इल्तुतमिश या शमसी वंश। ये भी गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका एक अलग से वंश है, शमसी वंश, जिनका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। यह किसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। 1215 का तराइन के तृतीय युद्ध में इसने याल्दोज को पराजित कर दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध सबको याद रहता है, तराइन का द्वितीय युद्ध भी याद रहता है, लेकिन अगर किसी से पूछ दिया जाए कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, तो ये नहीं आता है बहुत किसी को। तो और यह कब हुआ था, तो 1215 ईस्वी में हुआ था और
याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, जिसमें याल्दोज पराजित हुआ था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया। इसने शासक बनने के लिए 1229 में खलीफा अल मुनत्तसिर बिल्ला से खिल्लत यानी कि डिग्री हासिल की। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इल्तुतमिश ने ही भारत में किस व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है। यह कैसा शब्द है इक्ता? तो यह एक अरबी शब्द है। इक्ता व्यवस्था में कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वेतन के बदले भूमि दिया जाता है। इसने यानी कि इल्तुतमिश ने 40 तुर्क के सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल कहते हैं। क्या कहते हैं? चालीसा दल कहते हैं। इसके समय ख्वारिज्म के शासक जियाउद्दीन मांगबरनी, यह कहाँ का शासक था? तो ख्वारिज्म का शासक था, का पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दी, यानी कि जियाउद्दीन मांगबरनी को अपना शरण नहीं दिया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला क्या था? तो प्रथम शासक था। इसने चांदी का टांका तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया। ये बार बार क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछ चुका है कि इसने यानी कि चांदी का टांका और तांबे का जीतल किसने प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने। 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उसके बाद है रजिया सुल्तान। अगली शासका का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ये ज़्यादा शासन नहीं कर पाई थी क्योंकि तुर्काने चिहलगानियों ने खिलाफत कर दिया था। इनके बारे में देखते हैं लोग। यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह पुरुषों की भांति वस्त्र कुबा यानी कि कोट और कुला यानी कि टोपी पहनकर दरबार में आने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। दिल्ली के जलालुद्दीन याकूत अश्वशाला का प्रधान था। यह जो जलालुद्दीन याकूत था, यह क्या था? तो अश्वशाला यानी कि घोड़ा जिसमें बांधा जाता है उसे अश्वशाला कहा जाता है, उसका प्रधानता के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध थे। इसे अमीर आखुर नियुक्त किया। यानी कि जलालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने किस पद पर नियुक्त कर दिया? तो अमीर आखुर पर नियुक्त कर दिया। तवरविंद भटिंडा पंजाब के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। किंतु यह युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। रजिया ने किससे शादी कर लिया? अल्तुनिया से। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या हो गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकार कौन है? एल्फिस्टन का कहना है कि अगर रजिया महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकार मिनहाज का कहना है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। उसके बाद है बलबन। अगले शासक कौन है? बलबन, जिनका शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक रहा था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। यह इलबरी जाति का तुर्क था। यह किस जाति का तुर्क था? इलबरी जाति का तुर्क था। उलुग खां की उपाधि बलबन, यहाँ पे बलबन होना चाहिए। बलबन को सुल्तान नासुरुद्दीन शाह ने दिया था। बलबन किस नाम से जाना जाता है? तो उलुग खां के। यह ईरान का रहने वाला था। बलबन कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासुरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। यह किसका प्रधानमंत्री था? तो नासुरुद्दीन सुल्तान का।
इसने सिजदा, सिजदा क्या होता है, घुटने पर बैठकर शीश नमाना, तथा पैबोस, पैबोस पाँव को चूमना जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि सिजदा और पैबोस पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, तो बलबन ने। इसने नौरोज़ त्यौहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसने नौरोज़ त्यौहार यानी कि फारसी भी ये फारसी त्यौहार है, फारस में या फारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है, नौरोज़ त्यौहार भी प्रारंभ किया। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। बलबन के राजत्व का स्वरूप ईरान के फारसी तत्वों से लिया गया है। इसके अंतर्गत बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। बलबन कहता था कि सुल्तान नियाबत एक खुदाई हो, जिल्ले इलाही है। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है। इसने लौ एवं रक्त, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। बलबन ने चालीसा दल, जो इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल बनाया गया था, उसको समाप्त कर दिया। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने नायब के पद को भी समाप्त कर दिया और वजीर के अधिकार को भी सीमित कर दिया। बलबन ने यूपी में एक गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद बनवाई। प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरा में देखा गया था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया। इसी के समय सेना को वंशानुगत बना दिया गया था, यानी कि बलबन के समय ही सेना को क्या बना दिया गया, वंशानुगत बना दिया था। इसने दीवाने अर्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं इसने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। यहाँ से या तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था, तो बलबन ने, या तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दीवाने अर्ज किस प्रकार का विभाग था, तो यह कैसा विभाग था, सैन्य विभाग था। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। 1286 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। फिरोज शाह को किस नाम से जाना जाता है, तो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये दूसरा वंश से शुरू होता है जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था, जिसके सबसे प्रथम राजा कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनकी राजधानी किलोकरी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो किलोकरी को बनाई थी। इन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। ये एक उदारवादी शासक थे। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, किस प्रकार के शासक थे, तो उदारवादी शासक थे। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा, बाद में दामाद भी बना था, भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहाँ से अत्यधिक धन लूटा। जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो इसने उसकी हत्या 1296 ईस्वी में कड़ा मनिकपुर, अभी वर्तमान इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, कड़ा मनिकपुर में कर दी। उसके बाद अगला शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। इसके बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, अली गुरसाब था। इनका राज्य अभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, तो बलबन के लाल महल में हुआ था। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदरे सानी भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदरे सानी भी कहा जाता है। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा अनाउल मुल्क के विद्वान मौलाना थे के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, परंतु यह बहुत छोटा बन गया। इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक दरवाज़ा बनवाया। इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि मूल्य नियंत्रण
मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो एक अलाउद्दीन खिलजी और एक अकबर, यही दो राजा हुए। और तुगलक वंश में या तो गयासुद्दीन तुगलक ने अच्छे काम किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा एवं हुलिया लिखने की प्रथा लागू की। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। अब अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान देखते हैं लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक क्या हुए थे? मंगोल आक्रमण हुए थे। इससे आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक रायकंड को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर यानी कि चंद्राम, इसका मूल नाम क्या था? मलिक काफूर का चंद्राम नामक हिजड़ा को खरीदा गया। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के पीटी में बना था कि जो मलिक काफूर था इसको 1000 दिनार में किसने खरीदा था? तो इसमें ऑप्शन था नुसरत खां और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि खरीदा किसने था। अगर डायरेक्ट पूछता कि खरीदा किसने था तो नुसरत खां, और नुसरत खां खरीद के किसे दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? तो 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान। कौन सा अभियान? चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और वहां के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया। किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान, राजपूत महिलाएं, यहाँ पे हम लोग जौहर देखते हैं। लोग जौहर किसे कहते हैं? तो राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं के अभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे क्या कहते हैं? तो जौहर कहते थे। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय की जिम्मेदारी किसे दी थी? तो मलिक काफूर को दिया था। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेजा और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा एवं अधीनता स्वीकार कर ली। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसला वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। मलिक काफूर द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिस्सा मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति कौन थे? तो पहला था जफर खान, दूसरा नुसरत खान, तीसरा उलुग खान और चौथा मलिक काफूर। यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफर खान की मृत्यु 1299 ईस्वी में हो गई थी। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक के मंगोल आक्रमण हुआ, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सर्वाधिक के मंगोल आक्रमण हुआ था। इसके समय दिल्ली में हाजियों द्वारा विद्रोह किया गया था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसे दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मकबरे में दफनाया गया। उसके बाद खिलजी वंश का अगला शासक देखते हैं लोग, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी। बर्नी के अनुसार यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था एवं कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था। खिलजी वंश का सेनापति या उप मुख्यमंत्री खुसरो खां ने इसकी हत्या 1320 ईस्वी में कर दी और खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश का कार्यकाल क्या था? तो सबसे छोटा था सारे राजवंशों में। अगला वंश से तीसरे क्रम का वंश है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था। सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश के शासकों ने ही सबसे अधिक, यानी कि 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक अर्थात 94 वर्षों तक शासन किया। जिसके प्रथम शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा था।
गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज अभिषेक करवाया। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो गाजी मलिक ने, और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज अभिषेक करवाया। यह किसानों के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, अतः इसे नहरों का जनक या पिता माना जाता है। हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया। जौना खान ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। इस विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। जौना खान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल से इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्ते, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तब से यह कहावत बन गया कि दिल्ली अभी दूर है, और वास्तव में हुआ भी। वहीं गयासुद्दीन के दिल्ली आने से पूर्व ही उसका देहांत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तर प्रदेश के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यह गाजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। क्या था? तो प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक पर 29 बार मंगोल का आक्रमण हुआ था। सुल्तान गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल था। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो बंगाल था। इस अभियान के वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया था। इसके काल में डाक विभाग सर्वोच्च थी। गयासुद्दीन तुगलक के काल में डाक विभाग सर्वोच्च थी। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया। उसके बाद अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं लोग। इसका वास्तविक नाम यानी कि मूल नाम जौना खान था। इसका मूल नाम क्या था? जौना खान था या उलू खान था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। मोहम्मद बिन तुगलक की 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। यह इतिहास में क्या था? तो सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसके समय सल्तनत काल की विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी तेजी से हुआ। इसके समय साम्राज्य को 29 प्रांतों में बांटा गया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो 29 प्रांतों में बांटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 सबसे बड़ी गलतियाँ जो इतिहासकारों के द्वारा बताई गई है, उसे देखते हैं लोग। पहली गलती है, इसने दोआब पर तब कर यानी कि टैक्स बढ़ा दिया जब वहाँ अकाल पड़ा था। दोआब सल्तनत का सबसे उपजाऊ प्रदेश था। जो दोआब था वह सल्तनत काल का सबसे उपजाऊ प्रदेश था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों की मदद के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर को ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है पीसीएस लेवल के एग्जाम में कि दीवाने अमीर को ही किस विभाग से संबंधित था? तो यह कृषि विभाग यानी कि किसानों की मदद से संबंधित था, यानी कि कृषि विभाग से संबंधित था की स्थापना की, जिसका प्रधान अमीर को ही होता था। अकाल से राहत के लिए सुल्तान ने एक अकाल संहिता तैयार करवाई। किसानों के लिए अग्रिम कृषि ऋण तकावी की भी व्यवस्था करवाई। दूसरी गलती देखते हैं लोग, इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा 1329 से लेकर 30 से ईस्वी में चलवाया, किंतु इस मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। बर्नी कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया, यानी कि इससे मुद्रा का इतना दुरुपयोग होने लगा कि इससे मुद्रा का कॉपी सब लोग करने लगे।
उसके बाद इसकी तीसरी गलती देखते हैं लोग, इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाग को 1327 ईस्वी में स्थानांतरित किया, जो असफल रहा। इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी कहाँ से, दिल्ली से देवगिरी, अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, दौलताबाद को 1327 ईस्वी में स्थानांतरित किया, जो क्या रहा, असफल रहा। बर्नी के अनुसार देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था, जहां चारों ओर से दूरी समान थी, इसलिए इसे राजधानी के लिए चुना गया था। चौथी गलती इसकी देखते हैं लोग, इसने खुरासान यानी कि ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, यानी कि अगले महीने का भी वेतन दिया, किंतु अंतिम समय में वह खुरासान के शासक से संधि कर लिया। यानी कि यह ईरान के शासक पर आक्रमण करने के लिए 3 लाख सैनिकों के साथ गया था और अंत में क्या हुआ, ईरान के शासक के साथ उसने संधि कर ली। इतिहासकारों के अनुसार खुरासान मध्य एशिया का ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र था। यह अभियान तरमाशरीन और मोहम्मद तुगलक की मैत्री का परिणाम था। पांचवी गलती देखते हैं लोग, इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने हिमालय की दुर्गम में चोटी कराचिल अभियान के लिए सैनिक भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए। 1333 ईस्वी में मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा था। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कौन आया था, तो इब्न बतूता आया था। 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर ली। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1351 ईस्वी में सिंध यानी कि ठट्टा विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान स्वयं गए थे, जिस दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु पर बदायूं कहता है, बदायूं कौन है, इतिहासकार है, उसकी मृत्यु पर बदायूं कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रुग्ण यानी कि बीमार हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या कहना था कि मेरा राज्य बीमार हो चुका है। इसे रक्त पिपासु या पागल बादशाह भी कहा जाता है। अब नोट देखते हैं लोग, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के सूबेदार मजदुल मुल्क थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार कौन था, तो मजदुल मुल्क था। उसके बाद अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक वंश के अगला शासक कौन है, फिरोज शाह तुगलक। यह जौना खान का चचेरा भाई था। यह जौना खान का कौन सा भाई था, तो चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक एक हिंदू माता राजपूत रनमल की पुत्री का पुत्र था, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे, इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसका राज्याभिषेक 1351 ईस्वी में हुआ। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1351 ईस्वी में। इसने अशोक के टोपरा अभिलेख जो अभी वर्तमान में हरियाणा में था, अशोक के टोपरा अभिलेख को तथा मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित करवाया। यानी कि टोपरा अभिलेख को हरियाणा से उठाकर और मेरठ अभिलेख यूपी से उठाकर दिल्ली में इसको स्थापित करवा दिया। ये दोनों किसके अभिलेख थे, तो अशोक के अभिलेख थे। इसने अलग से एक निर्माण विभाग बनवाया और 300 से अधिक नगर यानी कि शहर का निर्माण कराया, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर आदि इन नामों से जाने जाते हैं शहर। 300 से अधिक के शहरों का निर्माण करवाया। जौनपुर को सिराज हिंद के रूप में जाना जाता है। जौनपुर को किस रूप में जाना जाता है, तो सिराज हिंद के रूप में जाना जाता है। इसने 1200 से अधिक के फलों के बाग बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसने नहरों का जाल बिछा दिया। इसने क्या किया, नहरों का जाल बिछा दिया। इसी के समय सर्वप्रथम सिंचाई कर यानी कि सिंचाई कर लेना प्रारंभ कर दिया गया था। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक़ सर्व यानी कि हक़ सर्व नामक टैक्स या कर देना होता था, जो कुल उपज का 10% यानी कि 1/10 भाग देना होता था। कितना प्रतिशत होता था, कुल उपज का 10%। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास 1,80,000। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास 1,80,000 थे। इसने दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान बनवाया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि दीवाने बंदगान किससे संबंधित था, तो दासों की देखभाल के लिए यह विभाग था, उसे दासों से संबंधित था। इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया।
गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवाने खैरात भी बनवाया। इसने दारुल सफ़ा नामक एक मुफ्त अस्पताल भी बनवाया। दारुल सफ़ा नामक एक मुफ्त अस्पताल भी बनवाया। यह सरकारी खर्च पर हज की यात्रा करवाने वाले पहले भारतीय शासक थे। विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग भी बनवाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी के समय प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करना प्रारंभ किया गया था। इसी के द्वारा फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक लिखा गया था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बर्नी नामक विद्वान रहता था। इसके दरबार में कौन सा विद्वान रहता था, तो बर्नी नामक विद्वान रहता था, जिसने फतवाए जहांदारी तथा तारीख़े फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना किया। इनकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार शरीफ थी। अब इसके सैन्य अभियान देखते हैं लोग। फिरोज शाह ने 1359 ईस्वी में उड़ीसा के जाजनगर पर चढ़ाई की और जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर काफ़ी धन लूटा। 1365 ईस्वी में उन्होंने कांगड़ा, अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा में स्थित नागरकोट के दुर्ग पर चढ़ाई की और वहां के ज्वालामुखी मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने क्या किया, सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। उसके बाद देखते हैं लोग नासिरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी किसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था, तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यह कथन कहा जाता है। इसने पंजाब का सूबेदार खिजर खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। यानी कि इसके समय पंजाब का जो सूबेदार था खिजर खां खुद को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। तैमूर मध्य एशिया का खूंखार आक्रमणकारी था। जो तैमूर क्या था, यह मध्य एशिया का खूंखार आक्रमणकारी था। 1369 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह समरकंद का शासक बना था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। तैमूर लंग के भारत पर मुख्य उद्देश्य क्या था, तो धन प्राप्ति करना था। तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़ भाग गया। तैमूर लंग ने खिजर खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। किसके आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हुआ, तो तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। कौन था, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। 1414 ईस्वी में खिजर खां ने इसकी हत्या कर दी। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। उसके बाद है अगला डायनेस्टी देखते हैं लोग, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा था। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे। इसके संस्थापक कौन थे, खिजर खां थे। सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। यह कैसा वंश था, तो जैसे मुस्लिमों में सुन्नी और शिया होते हैं, तो यह किस प्रकार के मुस्लिम थे, तो शिया वंश थे। खिजर खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को रैयत आला कहा। खिजर खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई। खिजर खां की मृत्यु कब हुई थी, 1421 ईस्वी में हो गई। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह था। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद है लोदी वंश से जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। यह कौन सा वंश था, तो अफगान वंश था। इसके प्रथम शासक देखते हैं लोग बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा था। तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोदी अन्य सुल्तानों की तरह सिंहासन पर नहीं बैठता था। यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उनके बैठने के बाद ही बैठता था। इसने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहते हैं।
बहलोली सिक्का किसने चलाया था? तो बहलोल लोदी ने चलाया था। बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था। उसके बाद है सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा था। अगला शासक सिकंदर लोदी बना। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और इसे 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई। आगरा में ही सिकंदर लोदी ने एक किले का निर्माण करवाया जो बादलगढ़ के किले के नाम से मशहूर था। इसने गुलरुखी नामक पत्रिका भी लिखी। इनके आज्ञा से आयुर्वेदिक ग्रंथों का फरहंग ए सिकंदरी नाम से फारसी अनुवाद करवाया गया था तथा इसके ही शासन काल में गायन संबंधी एक ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी, जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था। भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ कौन था? तो लज्जत सिकंदर शाही। उसके बाद है इब्राहिम लोदी। यह इससे वंश के अंतिम शासक हुए, जिनका शासनकाल 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खान एवं दौलत खान, ये पंजाब में शासक थे। दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। इब्राहिम लोदी को मारने के लिए इब्राहिम लोदी के कौन कौन से संबंधी? तो आलम खान और दौलत खान ने बाबर को आमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया। सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग, अब इसको देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला विभाग है दीवाने मुस्तखराज। यह किस विभाग से संबंधित था? तो यह बीत विभाग था और इसको किसने चालू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे चालू किया था। दीवाने कोही, यह कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने कोही और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह चलाया गया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज ये इंपॉर्टेंट है और बलबन के द्वारा चलाया गया था, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। दीवाने बंदगान, यह दास विभाग से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे चलाया गया था। दीवाने खैरात दान विभाग से संबंधित था। दीवाने खैरात किससे संबंधित था? तो दान विभाग से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे बनाया गया था। दीवाने इस्तेहाक ये भी इंपॉर्टेंट है और यह किससे संबंधित है? तो पेंशन विभाग से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी इसे बनवाया गया था। दीवाने इंसा, उसके बाद है दीवाने इंसा, यह पत्र विभाग से संबंधित था। काजी कौन होते थे? तो यह न्याय से संबंधित है। काजी। बरीद कौन होते थे? तो गुप्तचर होते थे। सल्तनत काल में बरीद किस नाम से जाने जाते थे? तो गुप्तचर जो होते थे किस नाम से जाने जाते थे? बरीद। उसके बाद है उलेमा किस नाम से जाने जाते थे? तो दस्तार बंदगान के नाम से उलेमा को हम लोग जानते थे। उसके बाद हम लोग का अगला लेसन शुरू होता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं लोग। तुगलक साम्राज्य के विघटन के पश्चात केंद्रीय सत्ता लुप्त हो गई और इस विघटित साम्राज्य के अवशेषों पर दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य, जबकि उत्तर भारत में मालवा, मेवाड़, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल आदि क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजयनगर का जीत का शहर होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और दक्षिण भारत भेज दिया, जहां इनकी मुलाकात श्रृंगेरी के प्रतिष्ठित गुरु विद्यारण्य से हुई, जिन्होंने इनकी शुद्धि कराई अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया और हम्पी, अभी जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। नोट देखते हैं लोग, विजयनगर साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 4 वंशों ने शासन किया। इसका ट्रिक है संगम सतुआ, स से क्या हो जाएगा? संगम वंश, जैसे संगम वंश। उसके बाद है सालू वंश यानी कि संगम से संगम वंश। स से हो जाएगा सालू वंश, तू से हो जाएगा तुलु वंश, आ से हो जाएगा आरबीडू वंश। जिसमें सबसे पहला राजवंश है संगम वंश, जिसका शासनकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा था।
संगम वंश के प्रमुख शासक क्रम अनुसार दिया गया है। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और प्रौढ़ राय। हरिहर प्रथम, जिसका शासनकाल 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा था, इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था, जो 1336 ईस्वी में शासक बना। इसके दरबार में सायन नामक के विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेदों पर टीका यानी कि कामांड लिखा। उसके बाद है बुक्का प्रथम, जिसका शासनकाल 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक रहा था। हरिहर प्रथम के बाद इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। इसके समय कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के रायचूर द्वीप पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 200 वर्षों तक चला। यह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 200 वर्षों तक चला था। अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। इसके शासनकाल में बहमनी शासक मुहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को पराजित किया। उसके बाद है देवराय प्रथम। उसके बाद है अगला शासक देवराय प्रथम, जिसका शासनकाल 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा था। इसने अपने सेना में तुर्क के धनुर्धर को शामिल किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर शहर बनाया ताकि सिंचाई हो सके। तुंगभद्रा नदी पर नहर बनाया ताकि सिंचाई हो सके। इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। इसने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। यानी कि फिरोज शाह बहमन और देवराय प्रथम के बीच क्या हुआ? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। उसके बाद अगला शासक बनता है देवराय द्वितीय, जिसका शासनकाल 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। देवराय द्वितीय जो था वह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय द्वितीय तीसरा शासक बन गया। पहला कौन था श्रीलंका अभियान करने वाला? तो राजा था। उसके बाद दूसरा था राजेंद्र प्रथम और तीसरा कौन हो जाएगा? तो देवराय द्वितीय। वह अपनी सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। देवराय द्वितीय अपने सिंहासन के बगल में क्या रखता था? तो कुरान रखता था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था। अतः इसे गजबेटका कहा गया। इसी के दरबार में फारस के विदेश यात्री अब्दुल रज्जाक आया था, जिसका यात्रा विवरण मतलाए शाहीन है। अब्दुल रज्जाक का विवरण का नाम क्या है? यात्रा विवरण का नाम मतलाए शाहीन है, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक से विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इसी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। कितने बंदरगाह थे? 300 बंदरगाह थे। उसके बाद अगला शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय, जिसका शासनकाल 1465 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसकी हत्या सालू नरसिंह ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर सालू वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलापहार की घटना कहा गया है। उसके बाद है अगला राजवंश सालू वंश, जिसका शासनकाल 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा। इस वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। इस वंश का संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह था। इस वंश का अंतिम शासक इम्माड़ी नरसिंह था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया और सालू वंश के स्थान पर तुलु वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलहार की घटना कहते हैं। उसके बाद है तुलु वंश का शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा था। इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। इसके संस्थापक कौन थे? तुलु वंश के तो वीर नरसिंह थे, जिसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था। इसने 1505 में अल्मोड़ा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था। वीर नरसिंह को इतिहास में द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना भी शक्ति के बल पर की गई थी। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई और अगला शासक कृष्णदेवराय बना, यानी कि केडीआर का मतलब होता है कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा था। ये विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक या प्रसिद्ध शासक या महत्वपूर्ण शासक थे। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर द्वीप पर अधिकार कर लिया।
इससे उपलक्ष्य में उसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। इसने यमन राजा से स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण किया। कृष्णदेवराय ने कितनी उपाधि धारण की? तो आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज और स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण किए थे। यह एक विद्वान शासक था जिसने आमुक्तमाल्याद नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में था। जो यह आमुक्तमाल्याद पुस्तक है किस भाषा में लिखा गया था? तो तेलुगु भाषा में। इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। इसने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम में पुस्तक थी वो किस भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में। इसने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय ने विजयनगर के निकट नांगलपुर शहर की स्थापना किया और वहाँ विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किया। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते थे। इससे अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख कवि अल्लासानी पेडन्ना थे जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। तेलुगु भाषा का पितामह किन्हें कहा जाता है? तो अल्लासानी पेडन्ना को। इन्होंने हरि कथा तथा मनुकारिता नामक पुस्तक की रचना किया। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनालीराम थे जिनकी रचना पांडुरंग महामात्य है। पांडुरंग महामात्य किनकी रचना है? तो तेनालीराम की रचना है। यह मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। इनके दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहता था जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा। मात्र 10 वर्षों में कृष्णदेवराय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं एवं विजयनगर की प्रभुत्व स्थापित किया। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। उसके बाद अच्युत देवराय शासक बनते हैं जिनका शासनकाल 1529 ईस्वी से लेकर 1542 ईस्वी तक रहा था। इस वंश का अगला शासक अच्युत देवराय बना। इसने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की। इसके समय से ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया। इसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया। उसके बाद अगला शासक बनता है सदाशिव राय जिसका शासनकाल 1542 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा था। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राव था। इसका सेनापति राम राय था। सदाशिव राव का सेनापति कौन था? तो राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लिया। वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश किया किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ। इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश आरवीडू वंश की स्थापना की। उसके बाद अगला वंश देखते हैं लोग आरवीडू वंश जिसका शासनकाल 1570 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी तक रहा था। इस वंश के संस्थापक तिरुमल थे। आरवीडू वंश के संस्थापक कौन थे? तिरुमल थे। तिरुमल ने पेनुगोंडा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया, परंतु 1586 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। इसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। यह वंश अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय को पराजित करके शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। श्रीरंग तृतीय को किसने पराजित कर दिया? तो शिवाजी ने, और इसके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में यानी कि मराठा साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य को।
विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। कृष्णदेवराय ने नायंगर व्यवस्था लाया। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। यह गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत के एकता व्यवस्था के समान था। इस समय सैनिकों को दान में दी गई भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था तथा इस भूमि को प्राप्त करने वाले को अमरम नायक कहा जाता था। मंदिर में दान में दी गई भूमि को देवभूमि कहा जाता था, यानी कि जो मंदिर में भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था तो देवभूमि कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। उसके बाद विजयनगर की मुद्रा व्यवस्था को देखते हैं लोग। विजयनगर की सर्वाधिक की प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वरा था। विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का, जो कि उसका नाम क्या था, वरा था, जो 52 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का होता था? 52 ग्रेन का। इसे ही पैगोड़ा कहा जाता था। इसी सिक्का को यानी कि वरा को ही पैगोड़ा कहा जाता था। विजयनगर की स्थापत्य कला को देखते हैं लोग। विजयनगर की स्थापत्य कला को इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में द्रविड़ शैली का विकास अधिक हुआ, जिसका श्रेष्ठ नमूना विट्ठल स्वामी मंदिर है। विजयनगर काल में आए विदेशी यात्रियों के विवरण देखते हैं लोग। तो सबसे पहले यात्री है निकोलो डी कांटी, जो इटली से आया था। किस देश का रहने वाला था? तो इटली का रहने वाला था। और किससे शासक के समय आया था? तो यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, निकोलो डी कांटी। अब्दुल रज्जाक फारस से आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। बार्थोमा इटली का रहने वाला, यानी कि इटली का निवासी था और वीर नरसिंह के शासनकाल में भारत आया था। बारबोसा पुर्तगाली था और कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। डोमिगो पायस ये भी इटली का था और कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। नूनीज, ये इंपॉर्टेंट है, नूनीज ये पुर्तगाली था और अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री माहुआन संगम वंश के शासक के मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री माहुयान किसके शासनकाल में आया था? तो संगम वंश के शासक के मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद अगले साम्राज्य के बारे में देखते हैं लोग। बहमनी साम्राज्य, जिसका शासनकाल 1347 ईस्वी से लेकर 1527 ईस्वी तक रहा था। यहाँ से मैप में भी देख सकते हैं लोग। यहाँ से ये जो विजयनगर का राज्य है, विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद ऊपर जो है बहमनी साम्राज्य में यहाँ पे बरार है, अहमदनगर है, बीदर है, उसके बाद और सब नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में देखते हैं, जिसका शासनकाल 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक रहा था। इस वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू, जिसका असली नाम क्या था, जफर खान ने किया। इसका मूल नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। इसका मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया तथा इसका नाम अहसानाबाद रखा। बहमनी साम्राज्य की भाषा मराठी थी। बहमनी राज्य की भाषा क्या थी? तो मराठी थी तथा इसकी मुद्रा हूण थी। मुहम्मद शाह का शासनकाल, उसके बाद अगला शासक देखते हैं मुहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1358 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक रहा था। हसन गंगू के बाद मुहम्मद शाह प्रथम शासक बना। इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने रायचूर पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा। ताजुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद अगला शासक बनता है ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसका शासनकाल 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा था। यह बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया। विजयनगर शासक देवराय प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा। उसके बाद अगला शासक है शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1422 ईस्वी से लेकर 1436 ईस्वी तक रहा था। इस वंश का अगला शासक शिहाबुद्दीन था। कौन था? शिहाबुद्दीन था। उदार नीति के कारण लोग इसे संत अहमद या अहमद शाह बली कहते थे। शिहाबुद्दीन अहमद को क्या कहा जाता था? तो संत अहमद या अहमद शाह बली। उसके बाद हुमायूं शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1458 ईस्वी से लेकर 1461 ईस्वी तक रहता है। यह एक क्रूर शासक था। यह एक कैसा शासक था? तो यह एक क्रूर शासक था, अतः इसे जालिम हुमायूं तथा दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्कन का नीरो किसको कहा जाता है? तो हुमायूं शाह को, या जालिम हुमायूं किससे कहा जाता है? तो हुमायूं शाह को। इसी ने मुहम्मद गवाह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, जो एक योग्य व्यक्ति थे। ये पत्रों का संग्रह करते थे। इनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता है।
इनके पत्रों का संग्रह क्या कहलाता है? तो रियाजुल इंसा कहलाता है। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह था, जिसकी मृत्यु 1527 ईस्वी में होने के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। इसी के समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बंट गया, यानी कि इसी शासक के समय बहमनी कितने राज्यों में बंट गया? 5 भागों में बंट गया। पहला था बरार, दूसरा था बीजापुर, तीसरा था अहमदनगर, चौथा था गोलकुंडा तथा पांचवा था बीदर। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो बरार था उस पर किस वंश ने शासन किया था और उसके संस्थापक कौन थे और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी और किस क्षेत्र में था और राजधानी कहाँ थी? तो सबसे पहला है बरार। बरार इमाद शाही वंश का शासन था इस पर, इमाद शाही वंश का, और संस्थापक कौन थे? फतेउल्लाह इमाद शाह और 1484 ईस्वी में इसकी यानी कि स्थापना होती थी बरार की। उसके बाद महाराष्ट्र, यह बरार कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और इसकी राजधानी, बरार की राजधानी कहाँ थी? एलिचपुर और गाविलगढ़। उसके बाद दूसरा है बीजापुर। आदिल शाही वंश इस पर शासन के थे। बीजापुर पे किसका शासन था? तो आदिल शाही वंश का यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक थे। 1489 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। कर्नाटक से संबंधित है बीजापुर। और नौरसपुर इसकी राजधानी थी। उसके बाद है अहमदनगर। निजाम शाही वंश इस पर शासन किए थे। मलिक अहमद इसके संस्थापक थे अहमदनगर के। 1490 ईस्वी में महाराष्ट्र से संबंधित है जुन्नार या अहमदनगर को राजधानी बनाया गया था। अहमदनगर की राजधानी कहाँ बनाया गया था? जुन्नार या अहमदनगर। उसके बाद है गोलकुंडा पर किससे वंश ने शासन किया था? तो कुतुब शाही वंश ने शासन किया था। कुल्ली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे गोलकुंडा के। 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और तेलंगाना से संबंधित, यानी कि गोलकुंडा कहाँ है? तो तेलंगाना। गोलकुंडा इसकी राजधानी थी। गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा ही थी। बीदर। उसके बाद देखते हैं बरीद शाही वंश का शासन था बीदर पे। अमीर अली बरीद ने इसकी स्थापना की थी और 1526 में इसकी स्थापना की गई थी। कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित था और बीदर ही इसकी राजधानी थी।